हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। चर्चा के अंदर आज आईडीएफसी फर्स्ट बैंक सुर्खियों में था। खबरें थी, एनालिसिस करना बनता था। और इस एनालिसिस के अंदर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के इक्विटी डाइल्यूशन के बारे में बात करेंगे। क्या सच में इक्विटी डाइल्यूशन हो रहा है, या ये जो 3000 करोड़ की नई इक्विटी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक रेज करने जा रहा है, ये बैंक के लिए एक विन विन सिचुएशन है। तो आइएगा इस चर्चा को शुरू करते हैं। लेकिन सबसे पहली बात मैं आपको डिस्क्लोज़र के रूप में बता दूं कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में है। फ्राइडे को भी जो प्राइजेस थे उन प्राइजेस पर मैंने शेयर्स अभी सेल नहीं किए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि नहीं करूँगा, हो सकता है कि कर दूँ। मैं अभी मैं मूवमेंट्स को देख रहा हूँ, और जो 23 तारीख को प्राइस जब आएगा क्यूआईपी का, क्या प्राइस होता है, किन प्राइजेस के ऊपर क्यूआईपी दिया जाता है या राइट के थ्रू जो है शेयर्स इशू होंगे, तो इसके बारे में जो है हमें पता चलेगा आगे चल के। तो अभी तो जो आज वोटिंग थी उसकी, तो वोटिंग में मुझे ऐसा लगता है कि वोटिंग कोई भी मुश्किल बात नहीं है, क्योंकि आईडीएफसी लिमिटेड तो सपोर्ट करेगा ही करेगा। और बाद में जो बाकी प्रमोटर ग्रुप्स के अंदर जो दूसरे लोग हैं, जिसमें बारबर पिनकस है, तो वो वहाँ से भी जो है आपको सपोर्ट मिल जाएगा। तो जो रेजोल्यूशन है वो इजीली मुझे लगता पास हो जाएगा। तो अभी ये जो 3000 करोड़ की जो इक्विटी नई रेज होगी इस बैंक के अंदर, ये इक्विटी ही क्यों होगी, परपेचुअल डेट क्यों नहीं होंगे, ये सबसे बड़ी बात है। तो देखिएगा यहाँ पे इक्विटी डाइल्यूशन का मतलब क्या, पहले ये समझिएगा कि देखिएगा नए जो शेयर होल्डर्स हैं वो किस भाव पे आएंगे। तो हमने कल 65 रुपये का भाव भी देखा, 65 का, हालांकि भी 62 रुपीज़ पे जो है क्लोज हुआ आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। अगर अब ये शेयर के लिए नए शेयर्स अगर 50 रुपीज़ और 55 रुपीज़ के बीच में अगर बैंक इशू करता है, जिसकी काफ़ी अच्छी संभावना है, तो ये हमारे लिए नेगेटिव होगा। 55 और 60 रुपीज़ के बीच में अगर इशू होते हैं तो ये हमारे लिए पॉजिटिव होगा, यानी कि बाजार भाव के आसपास। लेकिन जहाँ पर एवरेज वर्कआउट होता है तो उसमें ऐसी संभावना ही जो है लग रही है कि 50 और 52 रुपये के आसपास कहीं पर भी अगर ये क्यूआईपी करते हैं तो हमारे को 7-8 रुपये का जो है एक इक्विटी डाइल्यूशन मिल सकता है, जो कि मुझे पर्सनली एज ए शेयर होल्डर बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। अब बात ये कि परपेचुअल डेट से पैसा क्यों नहीं ले रहे हैं, परपेचुअल डेट से पैसा क्यों नहीं ले रहे हैं, इसके लिए आपको जाना पड़ेगा येस बैंक एपिसोड में। देखिएगा येस बैंक का एक मामला अभी भी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। वो है करीबन 9000 करोड़ के आसपास येस बैंक ने अपनी कैपिटल एडुकेसी को इम्प्रूव करने के लिए, अपनी परफॉर्मेंस को लिक्विडेट करने के लिए जो है 9000 करोड़ के डेट इशू किए थे। और ये जो डेट इंस्ट्रूमेंट्स थे इनको गवर्नमेंट ने जीरो कर दिया था जब येस बैंक के अंदर प्रॉब्लम आई और एसबीआई ने उसको टेक ओवर किया। तो इस पूरे एपिसोड से ऐसा इन्वेस्टर्स कम्युनिटी के अंदर ऐसा फील किया जा रहा है कि जो बैंक हैं उनको इस तरीके के परपेचुअल डेब्ट अनसिक्योर्ड लोन्स जो है नहीं दिए जाएंगे। तो क्योंकि म्यूचुअल फंड्स के माध्यम से भी अब ऐसा पैसा मिलना आसान नहीं है बैंकों के लिए, और आम जो निवेशक है वो भी ऐसा पैसा नहीं लगाएगा। अगर कल को किसी भी बैंक के साथ इस तरीके की समस्या आती है तो इन्वेस्टर्स को तो बहुत भारी लॉस होगा, तो वो क्यों लिटिगेशन में जाएगा। तो इस वजह से इन बैंकों के सामने एक समस्या ये आ रही है कि जब भी इनको कैपिटल रेज करने के लिए परपेचुअल डेट मिल जाते थे, यानी कि जिन डेट की कभी रिपेमेंट नहीं करनी पड़ती थी, वो डेप्ट मिलने में जो है प्रॉब्लम हो रही है। और ये परपेचुअल डेट जो है कैपिटल एडुकेसी रेशियो के लिए जो है आरबीआई की जो गाइडलाइंस है उसके लिए जो है वैलिड होते थे। तो अब ये जो समस्या है ये आरबीआई की वजह से नहीं है, बल्कि येस बैंक की वजह से, और आरबीआई के जो रूल्स है कैपिटल एडुकेसी रेशियो इंप्रूव करने के लिए, उस वजह से ये जो कैपिटल रेज की जा रही है। ये तो आपको पता चल गया कि कैपिटल रेज किस लिए की जा रही है। अब कैपिटल रेज करने के पीछे जो मैनेजमेंट का जो तर्क है वो क्या है, उस पर तो भी मैं बात करूंगा। तो क्यों इक्विटी रेज की जा रही है, डेट से पैसा क्यों नहीं रेज हो पा रहा, ये येस बैंक ने सबका काम खराब कर दिया। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के लिए भी मजबूरन जो है इनको इक्विटी का ही सहारा लेना पड़ रहा है, और ये एक बार इक्विटी डाइल्यूशन और कर चुके हैं। तो ये जो इक्विटी डाइल्यूशन है, इससे क्या होता है कि जब भी आगे भविष्य में प्रॉफिट आएंगे तो हमारे हाथ में प्रॉफिट कम आएंगे।
कम इसलिए आएंगे क्योंकि नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाएंगे, तो जिसको बोलते हैं इक्विटी डाइल्यूशन। और इसके बारे में आप मेरी जो वीडियो है प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट से संबंधित, जो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट हुआ था, उस समय मैंने एक वीडियो डाली थी एजुकेशनल पर्पजेज़ के लिए, उसको आप जाके देख सकते हैं, तो आप समझ जाएंगे कि इक्विटी डाइल्यूशन क्या होता है। और यहाँ पर इक्विटी डाइल्यूशन तभी होगा जब बाजार भाव से सस्ते भाव में अगर शेयर इश्यू होंगे, तो उसका जो इम्पैक्ट है वो हमारे ऊपर पड़ेगा, यानी कि हमारे को जो बेनिफिट आता फ्यूचर में वो थोड़ा सा कम आएगा। तो वो परसेंटेज टर्म्स में भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये तो थी बात यहाँ पर। उसके बाद मैनेजमेंट ने क्या बोला, मैनेजमेंट इस कैपिटल को क्यों रेज कर रहा है, इन्वेस्टर के दिमाग में क्या सवाल है। तो देखिएगा, सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि मार्केट क्या सोच रही है। मार्केट ने क्या सोचा, फिर वी वैद्यनाथन ने आके मीडिया चैनल में क्या बोला, और फिर शेयर प्राइस पर क्या इम्पैक्ट हुआ। तो सबसे पहली बात है कि मार्केट ये सोच रही थी कि देखिएगा, इनकी जो असेट्स क्वालिटी की प्रॉब्लम्स हैं वो पिछली बैलेंस शीट्स के अंदर भी आपको नजर आई, पिछले क्वार्टर रिजल्ट्स में भी। और हालांकि बैंक बाकी सभी पैरामीटर्स पे बहुत अच्छा कर रहा है, लेकिन असेट्स क्वालिटी के जो इश्यूज थे वो हमने पिछली बैलेंस शीट में भी देखे, पिछले फाइनेंशियल्स में भी देखे, पिछले क्वार्टर रिजल्ट्स में भी देखे, और वो कंटिन्यू है। और कोविड ने वो सिचुएशन जो है काफ़ी सीवियर कर दी, क्योंकि बैंक का बहुत बड़ा पोर्शन अनसिक्योर्ड लोन में है। तो इस वजह से कैपिटल रेज कर रहे हैं बैंक। तो ऐसा जो है इन्वेस्टर्स या जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स है उनका मानना था। लेकिन वी वैद्यनाथन जी ने टीवी चैनल्स पर आके कहा कि नहीं, हम इसलिए नहीं कर रहे, हम बैंक को ग्रो करने के लिए कर रहे हैं। तो ग्रो करने के लिए हमें कैपिटल की ज़रूरत है, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो में हायर लेवल पर मेंटेन करनी है, जिस वजह से हम ये कैपिटल रेज करेंगे। तो इस खबर के बाद स्टॉक मार्केट के अंदर भी शेयर प्राइस के अंदर काफ़ी अच्छा उछाल देखने के लिए मिला। तो ये मीडिया के अंदर जब वी वैद्यनाथन जी आके क्लैरिटी दी, तो शेयर प्राइस में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आया। इसके अलावा शेयर प्राइस में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आने का रीज़न मैं भी आपको बता देता हूँ, जो शायद आपको इतना वैलिड नहीं लगेगा, लेकिन क्योंकि बैंक निफ्टी को मैं क्लोजली वॉच करता हूँ तो मैं आपको बता सकता हूँ कि देखिएगा, जैसे ऊपर के लेवल्स पर जो बैंक निफ्टी के जो दिग्गज हैं, HDFC बैंक, कोटक बैंक, एक्सिस बैंक, ICICI बैंक और SBI, पिछले 3 या 4 दिन के पैटर्न देखेंगे तो यहाँ पर जो बियर्स हैं वो एग्रेसिव हैं, और जैसे ही यहाँ पर कोई भी बुल्स माल लेने के लिए आता है तो वो पूरा का पूरा माल उसके हाथ में थमा देते हैं। तो ऐसे बैंक जो बैंक निफ्टी के कंपोनेंट्स हैं, और वहाँ पर कम से कम बैंक निफ्टी को गिरने से रोका जाए, तो बुल्स वहाँ पर जद्दोजहद में। और इसीलिए देखिएगा, इंडसइंड बैंक और IDFC फर्स्ट बैंक जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। और जो IDFC फर्स्ट बैंक में इतना बड़ा वो एक्सपोजर रखते नहीं है, क्योंकि इसका मार्केट में बहुत बड़ा वेट नहीं है। एक तो सीधी सी बात है, बैंक निफ्टी में बड़ा वेट नहीं है, और दूसरा इसका जो वेट है वो निफ्टी में नहीं है। तो क्योंकि एक ऐसे जो शेयर्स जिनसे दोनों इंडेक्स मैनेज हो जाते हैं, वो उन पे ज़्यादा फोकस करते हैं। तो यहाँ पर जो भी बियर्स हैं वो मार्केट में बड़े शेयर्स को जो है चलने नहीं दे रहे। और IDFC फर्स्ट बैंक जो है, यहाँ पर बैंक निफ्टी को गिरने से तो कुछ ना कुछ रोकेगा ही, और साथ में अगर वो ऊपर 8-10% बढ़ता है तो काफ़ी 50-60-70 पॉइंट का कंट्रीब्यूशन भी दे सकता है। तो इस वजह से भी आप देखिएगा कि IDFC फर्स्ट बैंक में एक अच्छा रुझान था। ये पॉजिटिव न्यूज़ आई, इसका जो है पॉजिटिव वी वैद्यनाथन जी बताया कि हम ग्रोथ के लिए ले रहे हैं, तो मार्केट ने इसको पॉजिटिव लिया। अब बात ये आती है कि वी वैद्यनाथन जी मीडिया रिपोर्ट में क्या, उन्होंने कहा कि देखिएगा जी, हमारे को सेट्स क्वालिटी की दिक्कत ही नहीं है। मैं सैलून में गया तो मैंने सैलून वाले से पूछा कि भाई साहब, आप अपने बैंक के लोन की रीपेमेंट कैसे कर रहे हैं, आपको तो बिजनेस सर्वाइव नहीं कर रहा। तो वो कह रहे नहीं, देखिएगा जी, बिजनेस अब हमारा ठीक है, हमारी अर्निंग घट गई है जो पहले आती थी। तो मैं पहले 10,000 रुपये पहले 40,000 रुपये घर लेके जाता था, अब 10,000 रुपये लेके जाता हूँ। मेरी अर्निंग बेशक से घटी है, लेकिन मैंने बैंकों को पेमेंट करनी बंद नहीं किया है। तो आप इससे समझ सकते हैं कि इंडिया के कस्टमर्स का माइंड सेट कितना बढ़ गया है, जिसकी वजह से हमारे को देखिएगा कोई भी रिकवरी में प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये वी वैद्यनाथन जी ने मीडिया रिपोर्ट के अंदर कहा। अब इसी के दूसरे पहलू को समझिएगा। देखिएगा, मैनेजमेंट हमेशा अच्छी बात करेगी, लेकिन एज ए इन्वेस्टर्स हमें क्रिटिकल एनालिसिस जो है देखना पड़ता है। लेकिन मैं इसके दूसरे पहलू पर जाता हूँ। जब इस तरीके से जो लोग इस बार लोन लेने वाले डरे हुए हैं, मैं आपको सिंपल सी बात बोलूँगा कि जब इनकम घटी हुई है तो लोग नए लोन की तरफ नहीं जाएंगे। मैं मानता हूँ कि इंडिया का जो माइंड सेट है वो कुछ % लोगों को छोड़ दें, तो बाकी ऐसा माइंड सेट है कि वो लोन की जो पेमेंट है वो टाइम पे करना चाहते हैं। अब यहाँ पर इस माइंड सेट को तो मैं मानता हूँ, लेकिन जो कोविड ने हमारे को सिखाया वो ये सिखाया कि ज़्यादा EMI ना बनाएं, ज़्यादा लोन ना लें।
क्योंकि कोविड की सिचुएशन ने बता दिया कि अगर आप कितना भी कमा लीजिए, अगर आपने सारा पैसा लोन पे कर्जे पे ले लिया तो आपका सारा पैसा तो ब्याज में चला जाएगा और आपका फ्यूचर ख़राब हो जाएगा। तो आप अपनी लग्जरीज़ के लिए, आप अपनी नेसेसिटी के लिए तो लोन दे सकते हैं, जिसमें हाउसिंग लोन हो सकता है। अगर आप गाड़ी का लोन लेंगे तो आप उसमें डेप्रीशिएशन भी देंगे, इंटरेस्ट भी देंगे और साथ में आपको कैपिटल लॉस भी होंगे। तो सिंपल सी बात यह है कि यहाँ पर कुल मिलाकर जो है सेंटीमेंट भी बदला है। तो बैंक में जिस तरीके की देखिएगा पॉजिटिवनेस दिखाई है, लेकिन एज ए इन्वेस्टर हमारे को ये बात भी समझनी चाहिए कि आगे अगर क्रेडिट ग्रोथ नहीं बढ़ती है तो उसका क्या इम्पैक्ट आएगा, और क्या वास्तव में ये कैपिटल ग्रोथ के लिए ली गई है या जो पुराने बैड लोन्स हैं उनको राइट ऑफ करने के काम आएगी। ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन ये जो चर्चा है इसके अंदर मैं एक ही बात बोलूँगा कि हमें भी IDFC फर्स्ट बैंक अच्छा लगता है, वीरभद्र जी की कमिटमेंट अच्छी लगती है, लेकिन फिर भी हमें अपनी आंख खोल के तो रखनी ही चाहिए। और ग्रोथ वाला बैंक है तो वैल्यूएशंस, प्राइस किस तरीके से जो है काम करेंगे आगे चल के, वो मैं आपके साथ पहले भी चर्चा कर चुका हूँ कि जिस तरीके से वीरभद्र जी कहते हैं कि जे रिकवरी आएगी, तो मैं भी मानता हूँ कि जे रिकवरी आएगी। लेकिन अभी 2-3 क्वार्टर और अभी मैंने जो आपको पिछली वीडियो में भी बोला था कि वहाँ पर जो है देखने लायक बनेंगे। अब इस पूरी चर्चा के अंदर अब हम बात करते हैं कि क्या न्यूज़ फ्लो है। न्यूज़ फ्लो है कि देखिएगा कैपिटल रेज की जाएगी और इसके लिए अप्रूवल मांगा गया है शेयर होल्डर से। तो शेयर होल्डर्स तो अप्रूवल दे देंगे, इसकी मुझे पूरी उम्मीद है। उसके बाद देखिएगा शेयर ने क्या रिटर्न्स दिए हैं सिंस मर्जर पीरियड। तो मर्जर पीरियड से देखिएगा 31 दिसंबर से 18 से आप कैलकुलेट करेंगे तो 19.09 है। 31 मार्च 19 से कैलकुलेट करेंगे 52.47 है। 31 दिसंबर 19 तक अगर आप निकालेंगे 24.4 है। 31 मार्च 2020 को कैलकुलेट करते तो माइनस में चले जाते 42%। ये वो पीरियड है जहाँ वीरभद्र जी के भी शेयर बिक गए थे। 31 दिसंबर 2020 तक को अगर आप निकालेंगे तो 1.79 है। लेकिन 18 फरवरी 2021 59.62, यानी कि पिछले 2 महीने में शेयर चला है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर बड़े प्लेयर्स को पता था कि अभी इनको कैपिटल रेज करनी है, तो इसलिए हो सकता है कि बैंक या जो बाकी रियल इन्वेस्टर्स हैं जो एग्जिस्टिंग है अभी बड़े प्लेयर्स, वो भी जो है शेयर्स को बाय कर रहे हो कि QIP ऊपर के प्राइस पे कराया जा सके। और वैसे तो मार्केट में लिक्विडिटी आई थी, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। इसके अलावा जो बात हमारे को समझ में आती है वो ये आती है कि ऊपर के प्राइस पर अगर शेयर बिकेगा तो हमारे लिए भी काफ़ी फायदा है कि इक्विटी डाइल्यूशन कम होगा। अब ये IDFC फर्स्ट बैंक के कल के प्राइस 66 रुपीज़ एंड 80 पैसा और 62.40। देखिएगा कि यहाँ पर इन्वेस्टर्स को क्या एडवाइस है, ये तो मैं अभी आपके साथ चर्चा नहीं करूँगा, ये तो अपने विवेक पे निर्भर करता है। जिन लोगों के लिए लॉन्ग टर्म में मुझे तो लगता है कि उनको रखना चाहिए। शॉर्ट टर्म वाले जो लोग हैं उनको प्रॉफिट बुक करते रहना चाहिए। मैंने एक वीडियो भी आपके साथ शेयर की थी तो उसको आप देख सकते हैं। ये देखिएगा यहाँ पर पूरा चार्ट जो है वॉल्यूम के साथ, जैसे मीडिया में वीरभद्र जी का स्टेटमेंट आई तो शेयर ने किस तरीके से ऊपर के प्राइस दिखाए। अभी देखिएगा ये है शेयर कैपिटल, इसको ध्यान से देखिएगा। तो इक्विटी डाइल्यूशन कैसे होगा देखिएगा, ये मर्जर के टाइम पर जब कैपिटल फर्स्ट के साथ मर्जर हुआ था तो ये इक्विटी थी। अब ये जो इक्विटी थी ये बड़ी थी क्योंकि दोनों का मर्जर हो गया था। तो ये 3404 से 4781 करोड़ हो गई थी, और जो बाद में ESOP मिला के मार्च में 4809 करोड़ है। रिजर्व्स एंड सरप्लस 10,593 है। तो आप ये समझिएगा जहाँ 3 साल पहले हम रिजर्व एंड सरप्लस में थे वहीं थे, यानी कि हमने बैड लोन्स को देखा और जहाँ पे 13,417 करोड़ के रिजर्व्स एंड सरप्लस थे वहाँ हम 10,000 करोड़ पे चले गए। तो इसका मतलब 19-20 में बहुत लॉस जो किया उसको, हालांकि बैलेंस शीट तो साफ हुई लेकिन शेयर होल्डर की जो वेल्थ है, बैलेंस शीट वेल्थ है यानी कि नेट एसेट्स वैल्यू, वो घटी। तो करीबन 15,500 करोड़ रुपए जो है इसकी बुक वैल्यू है आज की डेट में, वर्तमान स्थिति में, और मार्केट वैल्यू है 35,402 करोड़ रुपए, यानी कि प्राइस टू बुक वैल्यू 2.18 है, यानी कि आज बाजार में डबल भाव है। तो इसका मतलब ये तो है कि अगर डबल भाव पे अगर शेयर इशू होगा तो वो इक्विटी तो हमारी डाइल्यूट नहीं करेगा ज़्यादा। तो इसका मतलब है कि एक अच्छा डिसीजन हो सकता है कि जब हायर प्राइस पे शेयर और हायर प्राइस पे शेयर जो है इशू हो जाए। बस मुझे रिस्क ये है कि 50 रुपये से नीचे ना हो जाए किसी भी केस में। 55 रुपये से 60 में होगा गुड एंड वेल, 50 से 55 में होगा ठीक है,
हम डाइजेस्ट कर लेंगे, हालांकि अच्छा नहीं लगेगा इतना। और 50 रुपये से नीचे होगा तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि वहाँ पर इक्विटी डाइल्यूशन ज़्यादा हो जाएगा। तो नए शेयर होल्डर को शेयर अगर QIP में दिए जाते हैं तो इस तरीके की सिचुएशन, अगर राइट इशू में दिए जाते हैं, हमारे को ही शेयर मिलते हैं, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को मिलते हैं, फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो बल्ले बल्ले है। हमारे को सस्ते में शेयर मिल जाते हैं, फिर तो हमारे को राइट बेचने का भी राइट रहेगा, और दूसरी बात है कि हम और भी फर्दर शेयर्स ले सकते हैं। तो ये तो है मेरा व्यू। तो अभी यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये जो इक्विटी है ये बड़ी हो जाएगी। देखिएगा, ये सबसे बड़ी समस्या है कि जिन भी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर इक्विटी बहुत बड़ी हो जाती है, जिन भी शेयर्स के अंदर, तो वहाँ पर हमें एक चीज़ देखने के लिए मिलती है कि शेयर प्राइस की मूवमेंट स्लो हो जाती है। तो यहाँ पर देखिएगा 4808 करोड़ से, तो हम मान के चलते हैं कि अगर 50 रुपये के भाव में भी 3000 करोड़ रुपए के जो शेयर्स हैं इशू होते हैं, तो 3000 करोड़ को अगर हम 50 से डिवाइड करें तो ये मान के चलिएगा कि करीबन जो है 60 करोड़ शेयर्स और इशू होंगे। तो आप देखिएगा, अगर 3000 को अगर हम डिवाइड करें 50 से, अगर मानते 50 के आसपास अगर होगा तो 60 करोड़ शेयर्स और आ जाएंगे। जो अभी 480 करोड़ शेयर्स हैं, 48 करोड़ शेयर्स हैं, तो ये 60 करोड़ के आसपास की वैल्यू और इंक्रीज हो जाएगी। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि 3000 करोड़ का 1/5 सीधा हम निकाल लें 1/5, तो ये करीबन 600 करोड़ रुपए और आ जाएंगे। यानी कि जो 4800 करोड़ हैं इसमें 600 करोड़ रुपए और जुड़ जाएंगे, 5400 करोड़। तो ये जो नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ेंगे, जिसकी वजह से हमारा कोई इक्विटी डाइल्यूशन होता रहेगा। और इससे बड़ा रिस्क ये है कि जो अगर NPA हो गए तो फिर हमारे को एक और QIP अगले साल मिलेगा। और ये जो QIP आ रहा है, इस QIP की भी खबर मैंने आपको दे दी थी पहले ही। मैंने कहा था कि अभी आपको देखना पड़ेगा कि अगले क्वार्टर में क्या होता है, क्योंकि एसेट्स क्वालिटी का जब मैंने क्वार्टरली एनालिसिस आपके साथ किया था तो मैंने आपको बताया था कि अगले क्वार्टर के अंदर ये हो सकता है कि कैपिटल एडुकेसी रेशियो देखते हुए अगर इनको ग्रोथ करनी है तो फर्दर इक्विटी डाइल्यूशन हो सकता है। तो उसी तरफ जो है बैंक चलता हुआ, तो अभी हमारे लिए जो है 2 क्वार्टर या 3 क्वार्टर जो है अभी संघर्ष भरे और हो सकते हैं। उसके बाद जो है एक जबरदस्त जो है हम उम्मीद करते हैं, हालांकि सब्जेक्टेड टू इंडियन इकोनॉमी, इंडिया की इकोनॉमी कैसे करती है, कस्टमर का माइंड सेट बदलता है नहीं बदलता है, क्रेडिट ग्रोथ किस तरीके से रहती है बैंक की। और बैंक 7% का रेट ऑफ इंटरेस्ट से अभी कासा तो काफ़ी बढ़ा रहा है, लेकिन क्या नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स भी इंप्रूव होंगे या नहीं होंगे ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन अभी जिस तरीके से शेयर प्राइस चल रहे हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, एंजॉय करिए। और शेयर प्राइस तो अभी ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर जो भी व्यू है वो मेरे पर्सनली आपको बता दूं कि विद ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो है कुछ शेयर्स जो हैं रखने चाहिए, जो ट्रेड वाले हैं, और जो इन्वेस्टमेंट वाले हैं जो बिल्कुल ही लॉन्ग टर्म है उनमें तो छेड़खानी करनी ही नहीं है। तो आइएगा, आज की इस एनालिसिस में आपके जो भी कमेंट्स हैं उनके लिए मैं स्वागत करूं आपका। तो आप अपने व्यूज़ जो हैं ज़रूर से ज़रूर पोस्ट करिएगा। मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूं। थैंक यू वेरी मच।